गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने रेनबो यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कल मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था बायोलॉजी का, वो टॉपिक था मादा युग्मोद्भिद का विकास एवं उसकी संरचना। आज जो टॉपिक है, मतलब हम जितने भी टॉपिक कवर कर रहे हैं वो सारे हमारे कंटिन्यू टॉपिक हैं। आप एक के बाद एक टॉपिक आप देखते जाइएगा और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखिएगा। आज का जो अपना टॉपिक है वो परागण है, पॉलिनेशन है। आप कहोगे सर ये टॉपिक किस तरीके से बीच में आया? ये टॉपिक इस तरीके से बीच में आया है जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि नर एवं मादा युग्मकों के संलयन के लिए नर और मादा युग्मकों का एक साथ पहुंचना बहुत जरूरी है। नर व मादा युग्मक आपस में निषेचन तभी संपन्न कर सकते हैं जब नर और मादा युग्मक दोनों एक साथ किसी एक विशेष स्थल पर स्थानांतरित किए जाएं। ठीक है, तो अब बात आती है कि पादपों के अंदर और जंतुओं के अंदर नर एवं मादा युग्मकों का स्थानांतरण जो होता है वो कई सारी विधियों के माध्यम से होता है, और पादपों के अंदर नर और मादा युग्मकों का जो स्थानांतरण होता है, अर्थात नर युग्मक जो मादा युग्मक तक जो पहुंचता है, तो वहां एक विशेष प्रक्रिया का नाम दिया गया है जिस प्रक्रिया को हम कहते हैं परागण या पॉलिनेशन। ठीक है, तो अब बात आती है परागण होता क्या है। देखिए बच्चों, आप सब लोग जानते हैं कि एक आवर्तबीजी पादप होता है। उस आवर्तबीजी पादप के पुष्प में, ये आपका मैंने कोई पुष्प बनाया, उस पुष्प के मैंने पहले ही पढ़ाए हैं, ये क्या होते हैं, इनके दलनांग होते हैं। ये कोई पुष्प बनाया, ठीक है, आप जानते हैं ये ठीक। और आपने सीखा है कि सर इसी पुष्प के 4 चक्र होते हैं। पहले वाले चक्र को हम क्या कहते हैं, पायदल कहते हैं। दूसरा वाला जो चक्र रंगीन होता है, अट्रैक्टेड होता है, कीट उसकी ओर आकर्षित होते हैं उसको देख के, उस वाले चक्र का नाम होता है क्या, दलपुंज। आप सब लोग जानते हैं, इनको हम दलपुंज कहते हैं। और तीसरा जो चक्र होता है जो नरदलनांग के रूप में होता है, जिनको हम पुंकेसर कहते हैं, ये आपके पुंकेसर, ये पुंकेसर। ठीक है बच्चों, ये ठीक है। और लास्ट वाला जो चक्र होता है, उसको आप सब लोग जानते हैं कि सर लास्ट वाले चक्र को हम लोग कहते हैं, लास्ट वाला जो चक्र होता है उसको जायक कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो आप सब लोग जानते हैं, वैसे तो आपको पता ही है, तो मैं लिख देता हूं शॉर्ट में थोड़ा सा। ये क्या है आपके बाह्य दलपुंज, कैलिक्स। दूसरा वाला जो पार्ट होता है पुष्प का वो क्या है, दलपुंज। तीसरे वाले क्या है आपके पुमंग, नरदलनांग। ठीक है, और चौथा वाला जो चक्र है उसको कहते हैं जायक। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं कि पुष्पों के पुमंगों के अंदर नर युग्मकों का निर्माण होता है, और मादा के जायांग के अंदर जो बीजांड होते हैं, उन बीजांड में मादा युग्मकों का निर्माण होता है, अर्थात एक परिपक्व भ्रूणकोश का निर्माण होता है। अब नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचने के लिए एक विशेष विधि के द्वारा पहुंचाया जाता है जिसको हम परागण कहते हैं। जो परागण होता क्या है, तो अब यहां से अपना ये परागण का अभिप्राय यहाँ पर ये है कि वह कौन सी विधि है जिस विधि के माध्यम से पुष्पों के पुमंगों के पुंकेसरों से निकले हुए परागकणों को मादा के जायांग तक पहुंचाया जाता है। क्योंकि जब तक नर मादा युग्मक पहुंचेंगे नहीं तब तक निषेचन क्रिया आगे संपन्न होगी नहीं। तो बच्चे, तो नर व मादा युग्मकों के स्थानांतरण की जो पादपों के अंदर विधि है उसको हम कहते हैं परागण। तो देखिए परागण क्या है। परागण का मतलब यहां ये है कि नर युग्मकों का, अर्थात आप कह सकते हैं परागकणों का, आप डेफिनेशन इसकी दे सकते हैं, परागकणों का, किसका, परागकणों का, जिनको आप इंग्लिश में बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स का, पॉलन ग्रेन का, परागकणों का किसी पुष्प का मतलब वो अपनी जाति का हो सकता है, किसी दूसरी जाति का हो सकता है, या मान के चलो वो एक जगह से कहीं दूसरी जगह भी हो सकता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें परागकणों का स्थानांतरण, किसका स्थानांतरण, परागकणों का स्थानांतरण उस जाति के पुष्प के, उसी जाति के पुष्प के उसी मतलब किसी पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण उस पुष्प के, ठीक है, किसी पुष्प के परागकणों का, आप यहां से देख सकते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन, किसी पुष्प के परागकणों का
क्या? स्थानांतरण, ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन, स्थानांतरण उसी पुष्प के जायांग के वर्तिकाग्र पर जो होता है, जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? परागण कहलाता है। आप समझ सकते हैं परागण कहलाता है, ये आपकी डेफिनेशन। मतलब मान के चलिएगा, आप देख सकते हैं कि इस पुंकेसर में से निकला हुआ ये जो मैंने बनाया है रेड कलर का, ये जो परागकण है या पॉलन ग्रेन है, इस परागकण का यहां से निकलकर उसी पुष्प के अपने जायांग के किस वाले भाग पर? वर्तिकाग्र वाले भाग पर पहुंचने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को बोला जाता है परागकण या पॉलिनेशन। ठीक है, अर्थात परागण एक नर युग्मकों के स्थानांतरण की वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी पुष्प के परागकणों को उसी पुष्प के जायांग के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि पुष्पी पादपों के अंतर्गत ये जो परागण की प्रक्रिया है वो कितने प्रकार से होती है, परागण किस प्रकार से होता है, परागण कितने प्रकार का होता है। तो पादपों में बच्चे जो परागण की प्रक्रिया है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। आप सब लोगों ने छोटी क्लासेस में ही पढ़ा है। एक परागण को कहते हैं कौन सा परागण? स्वपरागण, स्वपरागण। ठीक है, और इस स्वपरागण को प्राय हम लोग और क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। कौन सा पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और दूसरा जो परागण है उसको कहते हैं हम लोग पर परागण, पर परागण, जिसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। तो दो टाइप से होता है बच्चे क्रॉस पॉलिनेशन। अब बात आती है स्वपरागण क्या होता है। इस परिभाषा को अगर हम डिफाइन करें तो स्वपरागण का बच्चे मैं आपको बता दूं कि जब किसी भी पुष्प के परागकण का स्थानांतरण उसी पुष्प में स्थित जायांग के वर्तिकाग्र पर होता है तो इस घटना को स्वपरागण कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने डायग्राम बताता हूं, जैसे मैंने ये आपके सामने कोई पुष्प की जायांग बना दी बच्चे, शॉर्ट में थोड़े से डायग्राम सीखिएगा। ये मैंने एक जायांग बना दिया और इस जायांग के बाद यहां मैंने इस पुष्प का क्या बना दिया है? उमंग का एक सदस्य पुंकेसर, और बच्चे ये मान के चलो कोई पुष्प है, ऐसा मान पुष्प। ठीक है, ज्यादा संरचना नहीं बना रहा हूं। अब देखिए, स्वपरागण का मतलब होता है कि जब उसी पुष्प के पुंकेसर से, ये क्या है आपका? पुंकेसर है, और ये क्या है आपका? जायांग है। तो वह प्रक्रिया जिसमें किसी एक ही पुष्प के परागकण का स्थानांतरण उसी पुष्प के जायांग के किसमें होता है? वर्तिकाग्र पर होता है, अर्थात उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। तो इस प्रकार का जो परागण उसको क्या कहते हैं? स्वपरागण। अब सब स्वपरागण का मतलब यह है कि जब किसी भी पुष्प के पुंकेसर से निकले हुए परागकण उसी पुष्प के जायांग के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं या पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को या इस प्रकार के परागण को स्वपरागण कहा जाता है। अब बात आती है स्वपरागण से सर, इस स्वपरागण को प्राय हम लोग स्वपरागण भी कहते हैं और इसको प्राय हम लोग ये मान लो स्वनिषेचन भी कहा जाता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं, स्वपरागण का दूसरा भी नाम है। स्वपरागण को प्राय हम लोग स्वनिषेचन के नाम से भी जानते हैं। आप कंफ्यूज मत होना कि स्वनिषेचन का मतलब क्या होता है। उच्च स्तर पर कहीं कहीं ये भी लिखा होता है ऑटोगेमी, या आप कह सकते हैं इसको स्वपरागण, या आप इसको कहते हैं स्वनिषेचन। इसको स्वनिषेचन के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है स्वपरागण के लिए सर पादपों के अंदर ऐसे क्या क्या अनुकूलन होने चाहिए कि उसमें स्वपरागण ही हो, और इस स्वपरागण से क्या क्या लाभ होते हैं और इस स्वपरागण से क्या क्या हानियां होती है। तो हम बात करते हैं किसी भी स्वपरागित जो पुष्प होते हैं उन स्वपरागित पुष्पों की ऐसी क्या संरचनाएं होती हैं या ऐसे क्या अनुकूलन होते हैं जिनके कारण स्वपरागण उनके अंदर संभव होता है। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो पर परागण मैंने आपको बता दिया, तो इसको आगे हम कवर करेंगे, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी अब बात आती है कि ये जो स्वपरागण है बच्चे, इस स्वपरागण के हेतु पुष्पों में क्या अनुकूलन होते हैं? स्वपरागण हेतु पुष्पों के अनुकूलन, एडेप्टेशन, कि ऐसे क्या अनुकूलन होते हैं जिसके कारण पादपों के अंदर या पुष्पों के अंदर स्वपरागण ही होता है। तो स्वपरागण हेतु सबसे पहले क्या अनुकूलन होना चाहिए?
पहला है बच्चे कि उस पुष्प का द्विलिंगी होना जरूरी है। कैसा होना जरूरी है? द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी पुष्प होना चाहिए। द्विलिंगता या आप कह सकते हो पुष्प कैसे होने चाहिए? बाइसेक्सुअल होने चाहिए। सुनिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि स्वपरागण उन्हीं पुष्पों में होता है जिसमें एक ही पुष्प में दोनों जन्मांग एक साथ उपस्थित होते हैं। तो वे पुष्प जो प्राय द्विलिंगी होते हैं अर्थात जिनमें पुंकेसर और जायांग दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, ऐसे पुष्पों को हम द्विलिंगी कहते हैं। और द्विलिंगी पुष्पों में ही स्वपरागण संभव हो सकता है। आप देख सकते हैं कि सर उसी पुष्प के पुंकेसर से निकला परागकण उसी जायांग के वर्तिकाग्र पर अगर गिरेगा तो इसको हम कहते हैं स्वपरागण। और स्वपरागण के लिए पुष्प का कैसा होना आवश्यक है? द्विलिंगी। द्विलिंगी का अभिप्राय क्या है कि उसी में नरजन्मांग के रूप में पुंकेसर हो और उसी पुष्प में मादा जन्मांग के रूप में जायांग हो, जिससे उनको आसानी से परागकणों का स्थान किया जा सके। द्विलिंगी तो प्राय द्विलिंगी पादप क्या होते हैं? जैसे आपने देखा फॉर एग्जांपल आप देखा सरसों है, ठीक है, सरसों के अंदर, गुड़ैल के अंदर, ठीक है, आपका गुड़ैल है, सरसों है, ठीक है, मटर है, आपका चना है, आपका गेहूं है। इन पादपों आप इन पादपों के अंदर प्राय किस प्रकार का आपका परागण होता है? स्वपरागण। क्लियर? तो द्विलिंगी पुष्पों जो भी होते हैं उनमें प्राय स्वपरागण पाया जाता है, अर्थात स्वपरागण के लिए द्विलिंगी पुष्प का होना आवश्यक है। इसका अनुमान है। सेकंड बात आती है बच्चे, स्वपरागण प्राय ऐसे पुष्पों में पाया जाता है, इस प्रकार के पुष्पों में होता है जिनमें एक अनुकूलन पाया जाता है, जिस अनुकूलन को कहते हैं हम समकाल पक्वता। क्या कहते हैं? समकाल पक्वता। आप कहेंगे ये सर क्या है? समकाल पक्वता क्या है? इस समकाल पक्वता को वैसे हम लोग कहते हैं इसको हार्कोगेमी, ओके, वो सॉरी इसको हम कहते हैं होमोगेमी। इसको हम कह सकते हैं होमोगेमी या इंग्लिश का जो टर्म है समकाल पक्वता का यहाँ अभिप्राय है। सम का मतलब होता है एक ही टाइम पर और काल का मतलब समय, अपक्वता का मतलब होता है परिपक्व का समय। ऐसे पुष्प जिनमें नरजन्मांग और मादा जन्मांग दोनों एक ही समय पर परिपक्व होते हैं, तो इस प्रकार के पुष्पों में प्राय स्वपरागण पाया जाता है। तो आप किसी का इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, आप सरसों का दे सकते हैं। सरसों में समकाल पक्वता पाई जाती है। समझ में आ गया आपको? मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसा ना हो कि कोई भी पुष्प है उसका जायांग तो पहले बन गया और पुंकेसर बाद में बना है, तो उसमें स्वपरागण होना संभव नहीं होगा। तो स्वपरागण के लिए प्राय पुष्पों के अंदर समकाल पक्वता का होना बहुत आवश्यक है। समकाल पक्वता का अभिप्राय यह है कि वह पुष्प जिसके नर व मादा जन्मांग दोनों एक ही समय पर एक साथ परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो ऐसे पुष्पों में प्राय स्वपरागण पाया जाता है। तीसरी बात आती है बच्चे, स्वपरागण हेतु जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इन पुष्पी पादपों में या इन स्वपरागण करने वाले पादपों में मुख्यतः दो और गुण पाए जाते हैं। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट समझना। दो प्रकार के पुष्प खिलते हैं, एक को कहते हैं अनुन्मील्य पुष्प, अनुन्मील्य पुष्प, ठीक है बच्चे। एक अनुन्मील्य पुष्प या मैं आपको लिख सकता हूं अनुन्मील्यता। अनुन्मील्यता, आपको ये अनुन्मील्यता क्या होती है तो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अनुन्मील्यता का मतलब क्या होता है बच्चे? कुछ पादप इस प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ पादप इस प्रकार के होते हैं जिनमें दो टाइप के पुष्प खिलते हैं। कितने टाइप के पुष्प खिलते हैं? दो टाइप के। एक पुष्प को तो हम कहते हैं उन्मील, एक को कहते हैं उन्मील पुष्प, ठीक है, और दूसरे जो पुष्प होते हैं वो होते हैं अनुन्मील पुष्प। आप कहेंगे सर इनका मतलब क्या है? एक अनुन्मील और एक उन्मील, ये एक ही पादप पे पाए जाते हैं। उन्मील पुष्प क्या होते हैं बच्चे? ये जो पुष्प होते हैं ये पुष्प होते हैं, जैसे मान के चलो मैं आपके सामने फोटो बनाऊं, कुछ ऐसे पुष्प पादप होते हैं। उन पादपों की ये क्वालिटी है बच्चे, ये क्वालिटी है कि उनके अंदर प्राय दो प्रकार के पुष्प खिलते हैं। एक पुष्प तो होते हैं बच्चे ऐसे मान के चलो आप, एक पुष्प तो होते हैं उनके उन्मील, ये ठीक है। दूसरे जो पुष्प होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? ये इनकी जड़ आ गई, ये जमीन है बेटा, और जमीन के अंदर कुछ पुष्प क्या होते हैं यहीं खिलते हैं या खिलते नहीं, वो प्राय बंद होते हैं। कुछ दिनों बाद ये मुड़कर किसके अंदर चले जाते हैं? ये बच्चे कुछ दिनों बाद मुड़कर जमीन के अंदर चले जाते हैं, इस टाइप से, ठीक है। तो जैसे मैं आपके सामने फॉर एग्जांपल की बात करूं, एक हमारा पादप है जिसका नाम है बेटा मूंगफली। आपने मूंगफली का पादप सुना होगा,
इस मूंगफली के पादप के अंदर दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? दो। तो दो प्रकार के पुष्प क्या होते हैं? एक जो पुष्प जमीन से ऊपर होते हैं अर्थात वायवीय भाग में होते हैं, उनको तो कहते हैं बच्चे उन्मील। और उन्मील पुष्पों में आप देख रहे हैं जो जमीन से ऊपर वाला पुष्प है वो हमेशा कैसे रहते हैं? ये सदैव खुले रहते हैं। कैसे रहते हैं बच्चे? ये सदैव खुले रहते हैं। ये सदैव खुले रहते हैं। तो ऐसे पादपों में जो परागण भी हो सकता है और स्वपरागण किसी विधि के द्वारा हो सकता है, नो प्रॉब्लम। दूसरे इसी मूंगफली में वे पुष्प जो कंप्लीटली हमेशा बंद रहते हैं, पूर्णतः बंद रहते हैं, अर्थात उनके पुमंग और जायांग आपस में पुष्प में होते तो उपस्थित हैं, मगर वो किसी कवर के द्वारा हमेशा परमानेंट क्या होते हैं? ढके रहते हैं, बंद रहते हैं। तो वे पुष्प जो प्राय जमीन के अंदर पाए जाते हैं, जिनके पुमंग और जायांग विशेष रचना के द्वारा अंदर की ओर बंद रहते हैं, कभी भी नहीं खिलते हैं, वो पुष्प कभी भी खिलते नहीं है, ऐसे पुष्पों को बच्चों हम कहते हैं अनुन्मील पुष्प। कौन सा पुष्प कहते हैं? अनुन्मील पुष्प। अब आप कहेंगे सर ये अनुन्मील पुष्प, तो ये सदैव कैसे रहते हैं? ये सदैव बच्चे कैसे रहते हैं? बंद रहते हैं, ये कभी भी नहीं खिलते हैं। और ऐसे पुष्प जो होते हैं वो प्राय मूंगफली के अंदर मिलते हैं। और ये कहाँ रहते हैं? ये प्राय जमीन के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर? जमीन के अंदर मिलते हैं। तो ऐसे पुष्पों में अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि ऐसा पुष्प जो सदैव बंद रहता है, कभी खिलता नहीं है, जिसके जायांग और मादा नर जननांग दोनों पास पास रहते हैं, ढके रहते हैं, तो ऐसे पुष्पों में प्राय स्वपरागण ही पाया जा सकता है, पर परागण संभव नहीं है। तो अनुन्मीलता में प्राय पादपों के अंदर स्वपरागण ही पाया जाता है। तो द्विलिंगता होना चाहिए, समकालपक्वता होती है, अनुन्मीलता होती है। तो इस प्रकार के जो पादप हैं ये कुछ विशेष अनुकूलन है बच्चे, जिनकी सहायता से पादपों के अंदर स्वपरागण पाया जाता है। ठीक है, अब बात आती है ये जो स्वपरागण है, इस स्वपरागण के सर लाभ क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द स्वपरागण? तो स्वपरागण के अब आगे मैं डिस्कस करता हूं बच्चे लाभ, स्वपरागण से होने वाले लाभ, स्वपरागण से लाभ। आप कहिए स्वपरागण से लाभ क्या है? अब देखिए स्वपरागण से लाभ का मतलब क्या है बच्चे? स्वपरागण करने वाले पुष्पों के परागकणों के जो स्थानांतरण की जो संभावना है वो 100% होती है। आप कहिए कैसे? कि इसमें परागकणों, आपको मालूम कि एक ही पुष्प का पुंकेसर है, उसी में से परागकण निकलेगा और परागकण उसी पुष्प पे जाएंगे, बढ़ते आगे तक पहुंचना है तो दूरी बहुत कम है। दूरी बहुत कम है तो सीधी सी बात है, इनको पहुंचने में, इनको स्थानांतरित होने में आसानी रहेगी, और आसानी रहेगी तो इनके जो निषेचन की अर्थात इनके जो बीज निर्माण की जो क्षमता है वो अधिक होगी और सुनिश्चित होगी। तो आप कह सकते हैं स्वपरागण करने वाले पादपों में परागण का या नर युग्मकों का स्थानांतरण, नर युग्मकों का क्या स्थानांतरण आप कह सकते हैं, नर युग्मकों के रूप में क्या ले सकते हैं? परागकणों का स्थानांतरण की निश्चितता कितने प्रतिशत तक होती है बच्चे? निश्चितता 100% तक होती है। अर्थात आप ये मान लीजिएगा कि स्वपरागण करने वाले पादपों के जितने भी परागकण है वो 100% जायांग तक पहुंचते हैं। दूसरा क्या लाभ है? दूसरा बच्चे ये लाभ है कि जितने भी स्वपरागण करने वाले पुष्प होते हैं उनके पुंकेसरों से बनने वाले परागकणों की संख्या का अधिक होना कोई आवश्यक नहीं है। जैसे मान के चलो ये पुंकेसर है और इस पुंकेसर से निकले हुए परागकण है, जैसे मान लो 100 है, 200 है, 300, 1000, 2000 है। ऐसा नहीं कि स्वपरागण करना है और उसको 10,000 परागकण बनाने की आवश्यकता है। अगर आपके पास 100, 200 या 300, 400 परागकण है तो भी निषेचन होने की संभावना काफी ज्यादा होती है, क्योंकि उसको ज्यादा दूरी तय करने नहीं होती है, तय करना नहीं पड़ता है। इसलिए स्वपरागण करने वाले पुष्पों के पुंकेसरों से ज्यादा परागकणों के निर्माण करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप इसमें दूसरा पॉइंट इसका लाभ देख सकते हो, अधिक परागकणों के निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है, अधिक परागकणों के निर्माण की आवश्यकता नहीं हो सकती है। आप देख सकते हो अधिक परागकणों के निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात का ये लाभ है इसका, ठीक है, नहीं होती है। तीसरी जो बच्चे बात है वो क्या है? स्वपरागण करने की जो तीसरी बात का जो बेनिफिट्स है वो क्या है? आप सब लोग जानते हो कि ये जो आपके द्विलिंगी पुष्पों के जो परागकण है, अब आपको मालूम कि ये पुंकेसर यहां से इसका परागकण निकला, उसी जायांग के वर्तिकाग्र तक निकला, तो ये उसी गुणों वाला पादप है। जब उसी गुणों वाला, सेम गुणों वाला जो पादप है, तो इनसे क्या होता है
कि स्वपरागण करने वाले पादपों में प्राय समयुग्मता को बढ़ावा मिलता है। समयुग्मता क्या होती है? समयुग्मता का बच्चे ये होता है, जेनेटिक्स में हम सिखाएंगे कि इसके जो भी नर के लक्षण है और इसी पुष्प के जो भी मादा के लक्षण है उनमें कोई दूसरा लक्षण तो आ नहीं रहा है। इसी पुष्प का नर है, इसी पुष्प का मादा है, इसी का परागण इस पे गया और इसी के जायदाद पर पहुंचा, तो इसी के जो भी पादप के आनुवंशिक लक्षण होंगे वो आनुवंशिक लक्षण लंबी पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार कैसे रहते हैं? बरकरार बने रखते हैं। इनमें कोई भी दोष या कोई अलग प्रकार का लक्षण सम्मिलित नहीं होता है। तो इस घटना को कहते हैं समयुग्मता। तो आप कह सकते हैं कि स्वपरागण करने वाले पादपों में प्राय समयुग्मता को बनाए रखा जा सकता है या समयुग्मता बनी रहती है। तो आप कह सकते हैं कि समयुग्मता को बढ़ावा मिलता है। समयुग्मता, समयुग्मता, ठीक है। समयुग्मता मतलब होमोजाइगोसिटी, इसको इंग्लिश में कहते हैं होमोजाइगोसिटी को बढ़ावा मिलता है, को बढ़ावा मिलता है, बढ़ावा मिलता है। अर्थात नए लक्षणों वाले या कोई विभिन्न प्रकार के दोष ही युक्त लक्षणों वाले परागणों का समावेश नहीं होता है। ठीक है बच्चे, तो ये बात है। तो इस तरीके से स्वपरागण के ये कुछ लाभ हैं वो मैंने आपके सामने बताए हैं कि नए युग्मकों का स्थानांतरण 100% होता है, अधिक परागणों के निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है और आपके समयुग्मता को अर्थात विशेष प्रकार के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी हम बरकरार बनाए रखते हैं स्वपरागण के माध्यम से। ये कुछ लाभ हैं और स्वपरागण से प्राप्त होने वाली जो भी आपके संततियां हैं वो काफी उच्च गुणों की तो नहीं मान सकते हम, लेकिन उनके जो भी लक्षण जो है आनुवंशिक वो बरकरार बने रहते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई भी विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती। तो आप देख सकते हैं समयुग्मता को बढ़ावा मिलता है और विभिन्नताएं न के बराबर उत्पन्न होती, विभिन्नताएं जन्म नहीं लेती है। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया बेटा आपका स्वपरागण के लाभ। अब बात आती है हानि। तो हानि बच्चे इसमें क्या है? हानि का मतलब ये है कि इसकी अगर मैं बात करूं स्वपरागण से हानि सिर्फ यही है कि स्वपरागण के अंतर्गत क्या होता है बच्चे कि समयुग्मता रहती है, नए प्रकार के लक्षणों का समावेश नहीं होता है। तो जब किसी भी पीढ़ी में हम 2 या 3 पीढ़ियों तक उसी फसल को उगाते जाते हैं जिनमें समयुग्मता बरकरार रहती है, तो समयुग्मता की वाली फसलों को उगाते उगाते एक टाइम ये आता है उसमें नए लक्षण न आने के कारण उनके जो उत्पादन की दर है, उनके जो फसलों के उत्पादन की जो दर है, जो प्रोडक्शन की जो रेट है वो कम होने लगती है। इसका बस यही एक घाटा है कि स्वपरागण करने वाले पादपों के अंदर क्या होता है, समयुग्मता के कारण उनके पीढ़ी दर पीढ़ी उनके जो उत्पादन की जो फसलों की जो दर है वो घटती जाती है, जो स्वपरागण का एक हानि है। ठीक है बच्चे, तो ये रहा आपका स्वपरागण क्या है, स्वपरागण किस प्रकार से होता है, स्वपरागण किन किन पादपों के अंतर्गत होता है, जिनमें क्या क्या अनुकूलन होने चाहिए और इसके क्या लाभ हैं और इसके क्या हानि है। ठीक है, दूसरा आपको जो मैंने परागण बताया था उस परागण का नाम क्या था? उस परागण का नाम होता है आपका परपरागण। तो मैं आप इसको क्रॉस करके इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो ये समझ में आ जाएगा। तो दूसरा मैं आपको बताता हूँ परपरागण। ठीक है, तो आइए परपरागण देखिए। देखिए, मैंने आपको दूसरा परागण का जो प्रकार बताया था, ये तो आपका पहला परागण था। दूसरा जो प्रकार था